दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी दर्दनाक खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि हरियाणा का एक युवक अमेरिका में जिंदा जल गया और दूसरी खबर यह है कि भारत के ही एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। मतलब आप तस्वीरें नहीं दे पाएंगे, इस तरह की खबरें अमेरिका से आई हैं। दोनों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विस्तार से बात करते हैं। हरियाणा का एक युवक था अमित, और उसका गांव है कुराना। अहर कुराना पानीपत में दो गांव हैं, और ये कहते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा डंकी से यदि किसी गांव से बच्चे अमेरिका में गए हैं तो वो गांव है अहर कुराना। यानी इकट्ठा बोलते हैं, दो गांवों के ना जोड़े बोलते हैं हरियाणा में कई गांवों के। तो ये अहर और कुराना दोनों गांव से बहुत बच्चे, यानी ये कहते हैं कि हर एक घर से, एक नहीं तो हर दूसरे घर से बच्चा अमेरिका में है। किसी घर से तो दो दो तीन तीन मियाँ बीबी भी इन गांवों से डंकी से अमेरिका गए हुए हैं। हालांकि अब डंकी बिल्कुल बंद हो चुका है अमेरिका में। ट्रंप ने इतनी फोर्स वहां लगा रखी है कैलिफोर्निया मैक्सिमम बॉर्डर पर, और वहां बिल्कुल वो दीवार और सब कुछ बनाने का काम चला। अब कोई डंकी का काम वहां नहीं हो रहा। तो अहर कुराना गांव से खूब डंकी से गए हुए हैं। तो कुराना गांव था अमित का, और 2023 में वो डंकी से ही 60 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका गया था। और उससे पहले उसका बड़ा भाई है अंकित, वो 2016 में अमेरिका पहुंचा था। अंकित और अमित ये दोनों भाई थे, और जब अंकित बड़ा भाई 6 साल का था तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ ने बड़ी मेहनत से दोनों भाइयों को पाला, बढ़ाया, बड़ा किया, पढ़ाया। तो अंकित जब बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा, डॉलर कमा के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, गरीबी है, उसको दूर करूंगा। तो काफ़ी कुछ पैसे खर्च हुए, कई लाख रुपए खर्च हुए 2016 में भी, और अंकित अमेरिका पहुंच गया। डंकी से अमेरिका पहुंचा, खूब उसने वहां काम करने लगा, खूब पैसे कमाए उसने भी। 2023 में जब अमित बड़ा हुआ तो उसने भी जिद कर ली, मैं भी जाऊंगा। तो ज़मीन बेचकर और पैसे इकट्ठे करके 60 लाख रुपए खर्च के वो अमेरिका गया 2023 में। 7 महीने तक रास्ते में जंगलों में रहा और फिर अमेरिका पहुंच गया। शुरू में उसने स्टोर पे काम किया, और फिर बाद में उसने ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया। अब वो एक ट्रक चला रहा था। दोनों भाई इकट्ठे ही काम करते थे, अंकित भी और अमित भी। तो 2 दिन पहले की बात है, अमित ट्रक को खाली करके, जो उसके पास ट्रक था, सामान था, उसको खाली करके वापस आ रहा था। तो उसने अपने भाई से बात की। इस हादसा होने से करीब 15 मिनट पहले उसने भाई को बताया कि मैंने ट्रक खाली कर दिया है और मैं भी फ्यूल डलवा रहा हूँ, डीजल डलवा रहा हूँ, और अब मैं थोड़ी देर में वापसी की तरफ चल पड़ूंगा। तो दोनों भाइयों में बात हुई, काफ़ी देर तक नॉर्मल बातचीत थी। किसी को पता ही नहीं था कि ये छोटे भाई की बड़े भाई के साथ आखिरी बातचीत है। उसके बाद दोनों भाइयों ने बातचीत करके, और उसने फ्यूल यानी पंप से डीजल उसने डलवा लिया। डीजल डलवा के अरकनास I-40 हाईवे है, उस पे वो चढ़ता है अमित अपने ट्रक को लेकर, खाली ट्रक को लेकर, और उसका एग्जिट पॉइंट है 166, 166। तो जैसे वो वहां से चढ़ता है, ओवर साइज एक लोडेड ट्रक आता है, ओवर साइज लोडेड ट्रक, वो दाहिने तरफ से अमित के ट्रक को जबरदस्त तरीके से हिट करता है। और इतनी जबरदस्त वो हिट करता है कि जो अमित का खाली ट्रक था वो साइड में झाड़ियों में गिर जाता है। जैसे उसका ट्रक गिरता है, क्योंकि टक्कर बहुत जबरदस्त थी, तो उसके जो आगे वाला कैबिन का जो डीजल टैंक था वो फट जाता है, उसमें आग लग जाती है। और थोड़ी देर में जो पीछे वाला जो डीजल टैंक था वो भी फट जाता है, पूरा ट्रक आग का गोला बन जाता है। यानी अमित को मतलब इतना भी टाइम नहीं लग पाता कि वो किसी तरीके से कैबिन से बाहर निकल जाए, और पूरा वो ट्रक आग का गोला बन गया और अमित उसके अंदर ही जिंदा जल गया। इतनी दर्दनाक ये घटना हुई। हालांकि लोग पहुंचे, आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक अमित का कुछ भी नहीं था, मतलब पहचान भी नहीं आ रहा था यहाँ कोई आदमी भी इस ट्रक में बैठा होता। इस तरह से इतनी दर्दनाक वहाँ हादसा हुआ। हालांकि जो पुलिस टीम वहाँ पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुंची, उसके जो शरीर के टुकड़े थे वो वहाँ से इकट्ठे किए। अब उसका DNA टेस्ट होगा और 5 दिन के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। अभी अमित का जो परिवार था वो कुराना की बजाय करनाल, जो नई अनाज मंडी है, उसके नज़दीक रहता था। तो उसके पड़ोस में बहुत सारे लोग, उसके रिश्तेदार वहाँ उसके घर पे इकट्ठा हैं, और इस इतने दर्दनाक हादसे पर सब मतलब विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ये घटना है, लगातार मतलब इस तरह की दुख भरी घटनाएं अमेरिका से आ रही हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के जींद जिले के बराकला गांव के एक युवक को वहां गोली से शूट कर दिया था। उससे पहले एक युवक वहां झील में डूब गया था। तो इस तरह खबरें हैं। तो दूसरी बड़ी खबर ये है कि कर्नाटक के थे नागमलैया, चंद्रमौली बॉब नागमलैया, ये वहाँ अमेरिका में रहते थे और पिछले कई साल से रहते थे। उनका पूरा परिवार वहीं सेटल था, उसकी पत्नी भी वहीं थी और उनका बेटा भी वहीं था। और वो एक मोटल में काम करते थे। मोटल और होटल दोनों में फ़र्क है। होटल आप सभी जानते हैं कि हम जब भी बाहर का खाना खाने का मन करता है तो होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, और होटल में रूम भी रहते हैं। आप फिर वहाँ आप रात को ठहर भी सकते हैं, सो सकते हैं। एक होता है मोटल। मोटल यानी जैसे अपने ना इंडिया में धर्मशाला होती है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ कमरे होते हैं कि आप रात को कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए और रात को आपने कहीं धर्मशाला बुक कर ली और रात को उसमें सो गए, सुबह उठ के चले गए। इसी तरह से मोटल बोलते हैं उसको। और अमेरिका में ये मोटल बहुत हैं, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, रात हो गई, आपको कहीं ठहरना है, तो आप खाना वाना खा के होटल से आइए और मोटल में आप रुकिए। आप वहाँ कमरे में रुकिए, आपको बिस्तर मिलेगा, आपको उस कमरे में कॉफ़ी की सुविधा मिलेगी और आप अपना चाय पीजिए, रात को लेटिए, सुबह उठ के आप नहा धो के चले जाइए। तो ये मोटल है। तो वहाँ एक मोटल में वो काम करता था, मैनेजर था नागमलैया, कर्नाटक का रहने वाला, और उसकी बीवी बेटा भी वो भी वहीं थे। उनको भी वहीं मोटल में रूम मिला हुआ था। और जो स्टाफ का थे वहाँ, स्टाफ के सदस्यों भी मोटल में ही वहाँ ठहरते थे, उनको रूम मिले हुए थे। तो नागमलैया की आदत थी कि वो हर रोज़ सुबह उठ के जितने भी मोटल के जो रूम थे सबको चेक करता था, व्यवस्थाएं देखता था, सब ठीक ठाक है क्या। तो अभी वो एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले वो सुबह वहाँ मोटल में और कमरों की चेकिंग कर रहा था। तो इसी दौरान स्टाफ के 2 सदस्य थे, एक का नाम था मार्टिनेज और एक महिला थी। वो दोनों वहाँ रूम को ठीक कर रहे थे। तो वो जो मार्टिनेज था क्यूबा का रहने वाला था, और जो महिला थी तो जो इंडिया का नागमलैया था, उसने एक महिला से कहा कि इसको बोलिए आप, मार्टिनेज को नागमलैया ने कहा कि ये जो वॉशिंग मशीन वहाँ एक रखी हुई थी मोटल के कमरे में, कि ये ख़राब है और इसका यूज़ ना किया जाए। तो उस जो सहकर्मी महिला थी, स्टाफ की मेंबर, उसने उस क्यूबा वाले 37 साल का जो मार्टिनेज है उसको कहा कि ये मशीन ख़राब है और इसको यूज़ ना किया जाए। वो उसका ट्रांसलेट कर रही थी, वो महिला जो नागमलैया ने कहा था। इसी बात से वो क्यूबा वाला जो 37 साल का मार्टिनेज था वो गुस्से में भड़क गया कि ये जो मैनेजर है नागमलैया मेरे से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहा, इसके थ्रू बात क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो भड़क गया और उस पर तमतमा गया। उसके साथ पहले उसने गाली गलौज किया और मतलब उसका गुस्सा देख के और नागमलैया डर गया। नागमलैया जैसे ही वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे वहाँ से भागने लगा तो उसने, मार्टिनेज ने उसका रास्ता रोक लिया। रास्ता रोक के वहाँ उसके साथ हाथापाई की, उसको लात मुक्के मारे और किसी तरह से वो नागमलैया ऊपर से भागने में कामयाब हुआ, नीचे भाग के आ गया। भागता भागता जैसे वो चिल्लाया, उनका वहाँ के जो फ्रंट ऑफिस था, उनका बेटा भी वहाँ था, उनकी पत्नी भी थी, तो भी भागे। तो जैसे ही फिर वो नीचे आया नागमलैया, तो पीछे पीछे वो हाथ में इतना बड़ा लंबा वाला जो चाकू होता है वो लेके और उसके पीछे भाग लिया। कहीं से उसने वो उठा लिया। उसने जो है ये क्यूबा का था, 37 साल का था, नागमलैया 50 साल का था। और मतलब एक देखो, 37 साल वाले में, यंग में, और एक 50 साल के आदमी में, और उसके बॉडी में, ताकत में सब कुछ फर्क होता है। तो ये जब उसके पीछे भाग रहा था तो वो बहुत ज़्यादा डर, पता चला कि पहले भी वो टैक्सी चोरी में वो गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल जा चुका है। इसी तरह से छेड़छाड़ के मामले में भी वो जेल जा चुका है, उसको छोड़ दिया गया था। पीछे कोर्ट ने ये कहा था कि इसको देश से बाहर निकाला जाए और इसको क्यूबा भेजा जाए, लेकिन क्यूबा के लिए कोई उड़ान नहीं थी और क्यूबा की सरकार ने उसको लेने से मना कर दिया था कि ये तो क्रिमिनल है, हम इसको नहीं लेंगे। और फिर ये प्लान हुई कि इसको किसी दूसरे देश में भेजा जाए, लेकिन कौन लेगा ऐसे क्रिमिनल आदमी को, तो किसी देश में नहीं लिया। तो उसको फिर वहाँ एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। डिटेंशन सेंटर में कुछ दिन रखने के बाद फिर सोचा कि इसको मतलब देख रेख में, निगरानी में इसको बाहर छोड़ दिया जाए, और फिर उसको छोड़ दिया जाता। डिटेंशन सेंटर बाहर कर दिया। अभी कितने दिन रखेंगे वहाँ, उसका रहने का, खाने का सरकार क्यों उसका खर्च उठाए, इसको छोड़ दिया। अब ये मोटल में आके यहाँ काम करने लग गया था और यहाँ आके उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब आप इन दोनों खबरों से, खासकर जो नागमलैया का सिर धड़ से लग गया है, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हालात कितने खतरनाक हैं।
ठीक है, अमेरिका के डॉलर का दुनिया में दबदबा है, वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है और वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, पर कैपिटा इनकम वहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनल सुरक्षा के हालात बहुत ख़राब हैं। यानी कि गन कल्चर वहाँ जो है, वहाँ कोई आदमी क्राइम करते इसमें देर ही नहीं लगाता। हम है ना, इंडिया में जैसे गली से हम रेडी निकलती है, उससे हम सब्ज़ी खरीदते हैं। जितना आसान हमारे लिए एक रेडी वाले से सब्ज़ी खरीदना है, इतना ही आसान अमेरिका में गन खरीदना है। कोई भी बच्चा आसानी से, कोई भी बड़ा आदमी आसानी से वहाँ गन खरीद सकता है। और आप वहाँ लगातार देखते होंगे कि स्कूलों में भी लगातार इस तरह की गोलियाँ चलाने की खबरें आती हैं। स्टूडेंट एक दूसरे पर गोलियाँ चला देते हैं, बहुत खबरें आई हैं। एक बार 20-20, 30-30 बच्चों को इकट्ठा मार दिया जाता है। ऐसी बहुत खबरें आती रहती हैं लगातार। तो गन कल्चर वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके विरोध में बहुत सारी मतलब संगठन हैं कि ये गन कल्चर को ख़त्म किया जाए, इतना ईजी न दिया जाए। इसके लिए पूरा जो प्रोसेस है वो टाइट किया जाए, ताकि हर आम आदमी इस गन तक न पहुंच सके। लेकिन उस तरफ बहुत सारे लोग ये भी समर्थक हैं कि ये गन कल्चर ठीक है, लोगों को अपनी सुरक्षा करने का हक है, उनके पास गन होनी चाहिए। जो चार्ली किर्क थे, उनकी जो 2 दिन पहले वहाँ उटा जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो वहाँ उनका मर्डर किया गया था, हत्या की गई थी गोली मारकर, वो इस गन कल्चर के समर्थक थे, इजराइल के कट्टर समर्थक थे। वो ये कहते थे कि हर आदमी के पास गन होनी चाहिए, बंदूक होनी चाहिए। और जब वो वहाँ यूनिवर्सिटी में उसी गन पर ही उनसे सवाल पूछा गया था कि गन कल्चर, इतनी हिंसा हो रही, कैसे रोकें, जैसे ही सवाल पूछा वो जवाब देना शुरू ही किया था, तभी उसी गन ने और गन से उन पर अटैक किया गया, गोली मारेगी और गोली उनके यहाँ लगी और वो धड़देसी वहीं डेड हो गए, मौत हो गई थी। तो जिस गन कल्चर के वो समर्थक थे, उसी गन कल्चर ने उनकी जान ले ली थी। यानी अमेरिका में गन कल्चर इतना ज़्यादा है कि आप पूछो मत। देखो, सिक्योरिटी भी है वहाँ पर, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये क्रिमिनल टाइप की जो वारदातें वहाँ होती हैं, इससे कोई भी आदमी दहल जाता है। हर देश में होती हैं, बुरे लोग हर देश में, हर दुनिया में हैं, लेकिन अमेरिका में इसका कुछ अलग ही सिस्टम है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि वहाँ एक ट्रेन में भी एक काले हफ्सी ने, यूक्रेन की महिला ने वहाँ शरण ली थी और वो आराम से बैठी हुई थी, पिछली सीट पे था, उठा और सीधा उस पर चाकू से वार कर दिया और उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरह से मतलब गन कल्चर और क्राइम करना एक आसान सा बात हो गई है, बड़ी इजी सी बात हो गई है। तो किस तरह आप मानते हैं, किस तरह से अमेरिका को इन चीज़ों पर काबू पाना चाहिए? क्या ये गन कल्चर सही है या गलत है? कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।